जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बहुत बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ उपस्थित है, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। 26 जून 2019 से हमने ईवीएम मशीन भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू की और कश्मीर से निकलकर पंजाब आए, पंजाब से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, उत्तरांचल से दोबारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से झारखंड, झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से नागपुर, नागपुर से आसिफाबाद, तेलंगाना और 11 दिसंबर को हैदराबाद पहुँचे। 5.5 महीने कश्मीर से हैदराबाद पहुँचने में लगे। 12 दिसंबर से 15 जनवरी तक राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए इस यात्रा को स्थगित किया गया। 16 जनवरी 2020 से बसव कल्याण महात्मा बसवेश्वर की क्रांति भूमि से दक्षिण भारत में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा दोबारा शुरू की। कर्नाटक से शुरू होकर ये आंध्र प्रदेश जाएगी, आंध्र प्रदेश से केरला, केरला से तमिलनाडु, तमिलनाडु से 6 मई को कन्याकुमारी पहुंचेगी। लगभग 3.5 महीना, 5.5 और 3.5, 9 महीने तक लगातार ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चलेगी। इतना बड़ा लंबा कार्यक्रम हमने ईवीएम मशीन के विरोध में चलाया। तो इसलिए चलाया कि जिस तरीके से मुसलमान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में है, एनआरसी के विरोध में है, एनपीआर के विरोध में है, ये जो काले कानून है, ये काले कानून जो लोग ला रहे हैं वो ताकत उनको ईवीएम मशीन की वजह से मिल रही है। ईवीएम मशीन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी और एनपीआर से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। ईवीएम मशीन ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी और एनपीआर की मां है। तो मैं मां के बारे में पहले बताऊंगा, बच्चों को बाद में निपटूंगा। पहले मां को देखता हूं कि ये मां जो है ऐसे नालायक बच्चे कैसे पैदा कर रही है। साथियों, इस देश में आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे और शायद पहली बार ये बात सुन रहे होंगे कुछ लोग कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े शब्द हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला करके चुनाव करवाए जा सकते हैं, बेईमानी से चुनाव करवाए जा सकते हैं। इसे समझने की जरूरत है।
ये फैसला 8 अक्टूबर 2013 को हुआ और अभी तक किसी अखबार ने इसकी खबर नहीं छापी। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इतने साल हो गए। अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, उन्होंने ये फैसला सुनाया जिसे कानूनी दर्जा हासिल है देश में, उसकी खबर तक आप लोगों को नहीं बताई। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये खबर पहुंचाई गई होती कि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जितवाए जा रहे हैं, तो आप लोग इसके विरोध में विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए इस खबर को सारे मीडिया ने छुपा के रखा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश का जो मीडिया है, ये मीडिया जिसे लोग नेशनल मीडिया कहते हैं, मैं इसे राष्ट्रद्रोही मीडिया कहता हूं। ये राष्ट्रद्रोही मीडिया है और पिछले 6 महीने से कह रहा हूं, ये मीडिया राष्ट्रद्रोही है जिसे नेशनल मीडिया कहा जाता है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए निर्णय की खबर नहीं छापी, देश हित की खबर को दबा के रखा। इसलिए ये मीडिया एंटी नेशनल है, राष्ट्रद्रोही मीडिया है। तो मैंने सोचा मैं राष्ट्रद्रोही कह रहा हूं तो कोई मीडिया वाला मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दाखिल कर देगा। मैं राह देख रहा था कि कोई देशभक्त निकलेगा। तो मैं तो जानता हूं ये कितने बड़े देशभक्त लोग हैं। साथियों, किसी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम है वामन मिश्रा माइक में बोलता बाद में है, सबूत पहले इकट्ठा करता है। मेरे पास तो सारे सबूत है। तो मैंने सोचा वो मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल नहीं कर रहे हैं, तो मैं ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में मैंने ही कंप्लेन कर दिया। ये मीडिया सुप्रीम कोर्ट की खबर को नहीं छापा और एंटी नेशनल है, मैंने ही रिटर्न में कंप्लेन कर दिया। साथियों, ये जो 8 अक्टूबर 2013 का ईवीएम मशीन का फैसला ये कैसे आया? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया ईवीएम के विरोध में। उसने केवल 2 बड़े मुद्दे, नंबर 1, 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता और ईवीएम मशीन में 4 बड़े फॉल्ट। 2 ही मुद्दे। 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता और ईवीएम मशीन में 4 बड़े फॉल्ट। क्या फॉल्ट हैं 4 बड़े? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि पहले बैलेट पेपर होता था और बैलेट पेपर में क्या होता था, जब आप वोट डालने के लिए जाते थे तो चुनाव आयोग के लोग आपको बैलेट पेपर देते थे। मैं समझाने के लिए थोड़ा उदाहरण देता हूं ताकि आपको पता चले। ये चुनाव आयोग के लोग आपको बैलेट पेपर देते थे और फिर आप देखते थे आप जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं उसका चुनाव निशान कहां पर है। दिखने के बाद आप मोहर उठाते, स्टैंप उठाते और स्टैंप वहां पर लगाते थे। लगाने के बाद दोबारा दोनों आंखों से देखते थे कि मैंने जिस कैंडिडेट को जिस चुनाव निशान पर स्टैंप लगाया है सही जगह लगा है कि नहीं लगा है। और जब आप खातरी कर लेते यहां सही जगह लगा है तो आप फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। और बैलेट बॉक्स में डालने के बाद निश्चित होकर अपने घर में जाते थे कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया मेरा वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा हो गया। बैलेट पेपर में ऐसा होता था। अब ईवीएम आ गया। अब ईवीएम में देखो क्या होता है। आप वोट डालने के लिए जाते हो, बटन दबाते हो, लाइट जलता है, बिप का आवाज होता है, आपका वोट ईवीएम मशीन के अंदर चला जाता है। आपको आंखों से दिखाई नहीं देता कि आपका वोट किसके नाम पर जमा हो गया, क्योंकि सारा अंदर चला गया।
बैलेट पेपर पर तो दोनों आंखों से दिखाई देता था, मगर ईवीएम मशीन में वोट अंदर जाने के बाद आपका वोट किसके नाम पर जमा हो गया, आंखों से दिखाई नहीं देता। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए किसी दूसरे के नाम पर भी जमा किया जा सकता है फॉल्ट नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोट किया फॉल्ट नंबर 1। नंबर 2, बैलेट पेपर में जब आप वोट बैलेट बॉक्स में डालते थे 6 महीने तक फिजिकल एविडेंस रहता था। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार 6 महीने तक रहता था फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या है? एक कागज का आकार है, वजन है, आंखों से दिखाई देता है, उसको बोलते हैं फिजिकल एविडेंस। ये 6 महीने रहता था, एविडेंस के लिए रहता था। ईवीएम मशीन में आप वोट डालते हो, उसमें फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है, बैलेट पेपर में रहता था। ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं होता है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का क्या मतलब है? संख्या, और एक संख्या दूसरी संख्या में जाकर मिक्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए बताता हूं, कोई बताने वाला नहीं भारत भर में मेरे अलावा। आप जब बैलेट पेपर पर स्टैंप मारते हो और आपने पंजे पर स्टैंप मारा, तो कागज पर पंजे का स्टैंप लगा हुआ है। दूसरा वोटर आया, उसने कमल के फूल पर स्टैंप मारा, तो कमल के फूल का स्टैंप लगा हुआ है। एक पर पंजे का स्टैंप लगा हुआ है और एक पर कमल का फूल स्टैंप लगा हुआ है। ये दो अलग अलग एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है। एक कमल के फूल का है, एक पंजे का है। पंजे का कागज कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, कमल का फूल पंजे के वोट में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिकल एविडेंस है, अवरोध है ट्रांसफर होने में। दो अलग अलग एविडेंस है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है, इसलिए वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है और अवरोध खड़ा करने के लिए फिजिकल एविडेंस नहीं। फॉल्ट नंबर 2 चीफ जस्टिस ने नोट किया, फॉल्ट नंबर 2। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको मैं समझा रहा हूं, उनको समझ में आ रहा होगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेना था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी चीफ जस्टिस को कह रहे थे, समझा रहे थे, और चीफ जस्टिस समझ रहे थे। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं और इसीलिए कह रहा हूं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने चीफ जस्टिस को कहा फॉल्ट नंबर 2, जस्टिस ने नोट किया फॉल्ट नंबर 2। नंबर 3, बैलेट पेपर में जब आप वोट डालते हो फिजिकल एविडेंस रहता था, और जब कोई कैंडिडेट चुनाव हार जाता था तो कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे हार मंजूर नहीं है, दोबारा गिनती करो। दोबारा गिनती होती थी बैलेट पेपर में, और दोबारा जब गिनती होती थी तो उसको कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। बैलेट पेपर में फिजिकल एविडेंस रहता था, उसके आधार पर फिजिकल वेरिफिकेशन होता था। कैसे? आपको उदाहरण देता हूं। पूना के पास महाराष्ट्र में नगर डिस्ट्रिक्ट है। मैं वहां कार्यक्रम करने के लिए गया तो रात के 11 बजे के बाद एक सीनियर ऑफिसर रिटायर्ड हो गया, और रात में 11 बजे के बाद मुझे मिलने के लिए आया और मुझे जगाया
कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है आपका भाषण सुनने के बाद से, तो मेरे दिमाग में बहुत तनाव पैदा हो गया है, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैंने कहा बताइए। कहा, उसने कहा एक शर्त है कि मैं ये आपको ये बता रहा हूं, मत बताना। मैंने कहा ठीक है, आपकी शर्त मंजूर। उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब अधिकारी था तो मुझे ऊपर से आदेश आता था, जब गिनती होती थी तो चूंकि मैं अधिकारी होता था तो गिनती में 25-25 के गट्ठे बांधे जाते थे। तो गट्ठे कैसे बांधने चाहिए उसके निर्देश आते थे कि ये जब गट्ठा बांधा है तो इसके अंदर 23 वोट विरोधी पार्टी के रखने के लिए कहा जाता है। 23 वोट, 25 का गट्ठा बंधा है तो सबसे ऊपर हमको कहा जाता था पंजा रखो, और पंजा रखते थे। इसके अंदर विरोधी पार्टी के 23 रखते थे, और जो काउंटिंग सेंटर पर विरोधी पार्टी के एजेंट होते थे उनको हम बताते थे विश्वास होने के लिए। क्या बताते थे? पंजा 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 पंजा। तो एजेंट लोग हाँ हाँ पंजा। फिर अधिकारी ने मुझे बताया, फिर सबसे पीछे पंजे वाला रखते थे, फिर हम उसको बताते थे पीछे वाला पंजा 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 पंजा। तो विरोधी पार्टी के एजेंट मान लेते थे हाँ पंजा है, 25 का 25 पंजा। और इसकी वजह से जीता हुआ आदमी हार जाता, हारा हुआ आदमी जीत जाता था। तो जो जीतने वाला आदमी था वो रिजल्ट मंजूर नहीं करता था, रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो रिकाउंटिंग की पूर्व शर्त है फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होता था? 25 के गट्ठे दोबारा काउंटिंग सेंटर पर लाए जाते और वो 25 के गट्ठे खोले जाते। अब खोलने से क्या होता था? ऊपर का 1 वोट पंजे वाले का निकलता, नीचे का 1 वोट पंजे वाले का निकलता, और खोलने के बाद 23 वोट विरोधी पार्टी के निकलते। तो हारा हुआ जीत जाता था और जीता हुआ हार जाता। हमारे पास रिकॉर्ड है, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए हमने रिटर्न सबूत के तौर पर इकट्ठा किया है, ये हमारे पास रिकॉर्ड है। तो फिजिकल एविडेंस होता है बैलेट बॉक्स में, बैलेट पेपर में होता था, उसके आधार पर फिजिकल वेरिफिकेशन होता था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं होता है, इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है तो हारा हुआ जीत जाता है, जीता हुआ हार जाता है। परमानेंटली दुरुस्त करने की कोई व्यवस्था नहीं। फॉल्ट नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने माना फॉल्ट नंबर 3। फॉल्ट नंबर 4, बैलेट बॉक्स में फिजिकल एविडेंस होता था, फिजिकल वेरिफिकेशन होता था, उसके आधार पर रिकाउंटिंग होती थी। ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए रिकाउंटिंग की कोई भी सिस्टम ईवीएम मशीन में नहीं है। एक बार हार गया तो हार गया, एक बार जीत गया तो जीत गया। दुरुस्त करने की कोई व्यवस्था ईवीएम मशीन में नहीं है। चुनाव आयोग क्या कहता है? बैलेट पेपर का सिस्टम बैकवर्ड सिस्टम, बैलेट पेपर का सिस्टम बैकवर्ड सिस्टम है, ईवीएम का सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी है। बे चुनाव आयोग तेरा बैकवर्ड, बैलेट पेपर में जो होता था वो तेरे एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं होता है, तो काय का बे तेरा एडवांस टेक्नोलॉजी है? जो कागज में होता था वो तेरे एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं होता है, तो किस आधार पर कहते हो एडवांस टेक्नोलॉजी है? ये तो बैकवर्ड कागज के टेक्नोलॉजी से भी घटिया किस्म की व्यवस्था है। इसलिए मैं कहता ईवीएम मशीन चोर है,
और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। सारे देश भर में कह रहा हूं। तो मैंने चुनाव आयोग को कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सैयद शुजा पर लंदन में जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली ईवीएम के विरोध में, उसके बारे में चुनाव आयोग ने दिल्ली में एफआईआर दाखिल किया। मगर मैं तो लंदन में नहीं बोल रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो शिमोगा में बोल रहा हूँ। और शिमोगा कर्नाटक में है और कर्नाटक भारत में है। तो मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों दाखिल नहीं कर रहे हो? चुनाव आयोग को मेरा कहना है, मेरे खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हो? चुनाव आयोग को मालूम है कि वामन मेश्राम की केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसका तो कोई जवाब है नहीं उनके पास। जब मेरे सवालों का सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब नहीं है तो मेरे खिलाफ एफआईआर कहां से होगा? आरएसएस ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि चुनाव आयोग की अवमानना करने वालों को दंड देने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। आप लोगों को मालूम नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस ने ऐसा एक केस दायर किया। अब भारत में वामन मेश्राम के अलावा चुनाव आयोग को नालायक कहने वाला तो कोई है नहीं है मेरे अलावा। तो आरएसएस को वामन मेश्राम को जेल में भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग को ज्यादा अधिकार दिया जाए। तो मैं जेल में जाने से डरने वाला आदमी नहीं हूं। गांधी जी महान नहीं थे, वो जेल में जाते जाते महान हो गए, तो साले हम कौन से छोटे होने वाले हैं, जेल में जाएंगे। जब गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए तो हम कोई चोरी चकारी करके थोड़ी जेल में जा रहे थे, देश हित में लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करके सवाल पूछ रहे चुनाव आयोग को, उसका वो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे रहा है। हमारे लेटर्स का जवाब देता नहीं, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देता नहीं। तो ऐसे एरोगेंट चुनाव कमीशन को अतिरिक्त अधिकार कैसे दिए जा सकते हैं? उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा अगर इस तरह का कोई अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया तो। बख्शेंगे नहीं हम लोग, छोड़ेंगे नहीं, चुप बैठने वाले नहीं है, ये कुछ भी किया जाए। साथियों, जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा ईवीएम में 4 फॉल्ट है, तो चुनाव आयोग ने नोटिस इशू किया केंद्र सरकार को। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, हड़कंप मच गया। कांग्रेस के प्रधानमंत्री को लगा कि हमारी चोरी पकड़ी गई, क्या किया जाए। इतने में बड़ी खबर आई, लाल कृष्ण आडवाणी चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर ईवीएम के विरोध में रथ यात्रा निकालने वाले हैं। तो इससे कांग्रेस सरकार की हाथ पांव फूल गए। जब हाथ पांव फूल गए तो उन्होंने सोचा कि आडवाणी जी की यात्रा को रोकना होगा, कि क्या किया जाए, रोका जाए। बीजेपी के नेताओं से संपर्क किया, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नहीं हम नहीं रोक सकते। तो कांग्रेस ने आरएसएस को संपर्क किया नागपुर में, और संपर्क करने के बाद आरएसएस को कहा कि अगर आडवाणी जी की रथ यात्रा ईवीएम के विरोध में नहीं रोकी गई तो ईवीएम इल्लीगल घोषित हो जाएगी। अगर ईवीएम इल्लीगल घोषित हो गई तो क्या होगा? ईवीएम इल्लीगल घोषित होने से 2004-2009 में घोटाला करके कांग्रेस ने सरकार बनाई, वो सरकार इल्लीगल घोषित हो जाएगी। और उस सरकार ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट किए वो एग्रीमेंट भी इल्लीगल हो जाएंगे, देश खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए देश को बचाना होगा। कांग्रेस ने आरएसएस के लोगों को कहा, आरएसएस के लोगों को कांग्रेस ने कहा आप देशभक्त लोग हो, और कहा अब आपके अलावा भारत में देशभक्त कौन है भाई? आप ही देशभक्त हो, बाकी तो सारे देशद्रोही लोग हैं। मक्खन लगाने की भी कोशिश की, और फिर उसके बाद
आरएसएस कहा ठीक है, अडवाणी जी को रोकेंगे, मगर अडवाणी जी को रोकेंगे हमें क्या फायदा होगा? ये कांग्रेस ने कहा आपको भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कहा कि 2004-2009 में घोटाला करके हमने चुनाव जीता, आप 2014 में घोटाला करके चुनाव जीतो, सरकार हमारी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने बनाया है, सारे देश का मीडिया और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपको चुनाव जीतने में मदद करेगी, हमारी सरकार है, आपको जितवाएंगे। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा, अभी तो आप बता रहे थे कि आपने 2004-2009 में घोटाला करके 2 बार चुनाव जीता और आप हमको एक कई बार घोटाला करके जीतने की बात कर रहे हो। बराबरी की बात नहीं, बराबरी होनी चाहिए। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा आप भी 2 बार घोटाला करके जीतना चाहते हो? हम तो सोच रहे थे कि आप देशभक्त लोग हैं और देशभक्त लोगों का घोटाले से क्या लेना देना। हम तो यही मानकर चलते थे कि कांग्रेस ही 2 नंबरी है। चलो अभी हमको भी पता चला आरएसएस वाले भी 2 नंबरी है। चलो आप भी 2 बार घोटाला करके चुनाव जीत लेना। एक शर्त है, आप 2014-2019 में घोटाला करके चुनाव जीत लेना, हम चुप रहेंगे आपके घोटाले के बारे में, और हमारे घोटाले के बारे में 4 और 9 के आपको चुप रहना होगा। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप। भारत के प्रजा को हम दोनों मिलकर घोटाले से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी कांग्रेस आए, मालूम नहीं होना चाहिए प्रजा का। तो कांग्रेस के इतिहास में उदाहरण देता हूं आपको, इमरजेंसी के विरोध में सारी विरोधी पार्टियां इकट्ठा हुई थी, फिर भी इंदिरा गांधी 77 में 150 सीटें जीती थी। मगर 2014 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की केवल 49 सीटें जीती और 2019 में 51। चुनाव आयोग का आंकड़ा जाकर देख लेना, ऐसी दुर्गति तो कभी हुई नहीं। मगर कांग्रेस ने ईवीएम के विरोध में एक भी आवाज नहीं उठाई। राफेल पर बहुत बोलते हैं, ईवीएम पर नहीं बोलते। मुझे जानकारी मिली गुलबर्गा के खरगे साहब को आप जानते हो, बड़े नेता है, तो जब हार गए, कभी नहीं हारे, हार गए तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सीक्रेट मीटिंग में अंदरूनी कहा ईवीएम की वजह से हारा। तो उनके कार्यकर्ताओं ने कहा आंदोलन करते हैं। दूसरे दिन खबर आई अखबार में, गुलबर्गा में मैडम सोनिया को पता चला कि खरगे साहब के कार्यकर्ता ईवीएम मशीन के विरोध में आंदोलन करने वाले हैं। मैडम का खरगे साहब को टेलीफोन आया, ये खरगे साहब ऐसा ऐसा पता चला कि आपके कार्यकर्ता ईवीएम के विरोध में आंदोलन करने वाले हैं, आपको कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री नहीं पता है। उस दिन से खरगे साहब ने ईवीएम पर बोलना बंद, चुप। मगर संसद के बाहर है, कांग्रेस वाले उनको राज्यसभा में भेज भी नहीं रहे हैं, इसलिए पानी जो है मछली के बाहर ज्यादा देर नहीं रह सकती है, दुखी होती है। तो अभी भी वो कभी कभी बीच में अपने कार्यकर्ताओं को कहते रहते हैं कि यार ईवीएम की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, अब चुनाव हार गए हैं, मगर मैडम ने बोल दिया है अगला मुख्यमंत्री तो रुकना पड़ेगा। साथियों, ये बात बहुत अहम मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कर्नाटक का नहीं सारे देश का डाटा मेरे पास में है, कौन कौन लोग चुप बैठे हुए हैं मैं जानता हूं। साथियों, तो जब समझौता हुआ कांग्रेस का आरएसएस से, तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया, चुनाव आयोग ने भी जवाब दाखिल नहीं किया, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है। और जब उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया ईवीएम में 4 फॉल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 4 फॉल्ट स्वीकार करने का मतलब समझते हो? कानूनन ईवीएम में फॉल्ट है, इस बात को स्वीकार करना। और
फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो राज्यसभा के मेंबर है बीजेपी के, उसको बुलाया और कहा, डॉक्टर साहब, ये 4 फॉल्ट वाली बात आपकी स्वीकार है। एक सवाल है, क्या आपके पास ईवीएम मशीन के फॉल्ट दुरुस्त करने के लिए कोई सुझाव है? हम ईवीएम को रखना चाहते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सुझाव है। क्या सुझाव है? कहा कि ईवीएम मशीन के पहले हमारे देश में एटीएम मशीन थी, और ग्राहक जब एटीएम मशीन में पैसा निकालने के लिए जाता है तो रसीद आती है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था, 5,000 रुपया आप निकालना चाहते हैं, 95,000 आपके अकाउंट में बाकी है। रसीद आती है, आप रसीद काटते हो, अकाउंट के फाइल को रखते हो, आपकी तसल्ली होती है कि एटीएम मशीन ईमानदारी से काम कर रही है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, जब एटीएम मशीन ईवीएम मशीन के पहले हमारे देश में है और ग्राहक को रसीद देती है, तो एटीएम के बाद ईवीएम आई, तो ईवीएम मशीन वाले वोटर्स जब वोट देता है तो वोटर को वोट किस कैंडिडेट को दिया, इसकी रसीद ईवीएम क्यों नहीं देती? दूसरी बात उठाई कि एटीएम की टेक्नोलॉजी इंडिया में ही उपलब्ध है, जर्मन, जापान, अमेरिका से, यूरोप से लाने की जरूरत नहीं है। ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी ने एटीएम की टेक्नोलॉजी ईवीएम में क्यों नहीं लगवाई? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, ये बात तो एकदम जायज है। आदेश दिया जाता है चुनाव आयोग को एटीएम की टेक्नोलॉजी ईवीएम में लागू किया जाए। चुनाव आयोग ने एटीएम की टेक्नोलॉजी वाली बात एक नई मशीन बनाई, मशीन का नाम रखा वीवीपीएटी, वी फॉर वोटर, वी फॉर वेरिफिएबल, वी फॉर पेपर, ए फॉर ऑडिट, टी फॉर ट्रेड। ये मशीन बनाई, नागालैंड में प्रयोग किया, डाटा कलेक्ट किया, डाटा 1 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर रखा। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 2014 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाकर चुनाव करना होगा, यह ऑर्डर दिया। ईवीएम और एटीएम में क्या फर्क है? ईवीएम घोटाला कर सकती है, अगर किया तो पेपर ट्रेल मशीन से कागज निकलेगा, एक कागज घोटाला पकड़ेगा। तो 2 मशीन हो गई, ईवीएम घोटाला करने वाली मशीन, समझने के लिए बता रहा, पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन। अब 2 मशीन हो गई। मगर 2014 के चुनाव में जब कांग्रेस ने और चुनाव आयोग ने आरएसएस और बीजेपी से समझौता किया तो पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। चुनाव हुआ, 31% वोट बीजेपी को मिले, 283 लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीती। तो हमने डाटा कलेक्ट किया कि 31% वोटों के आधार पर क्या किसी राजनीतिक दल को 2014 के पहले 272 सिंपल मेजॉरिटी किसी पार्टी को मिली? तो हमें डाटा में पता चला कि आज तक 31% वोटों के आधार पर किसी भी राजनीतिक दल को 272 सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। तो बीजेपी को 283 सीटें, 11 सीटें और अतिरिक्त कैसे मिली? सिद्ध हो गया ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता गया। जून 2014 को मैंने इसके विरोध में अभियान शुरू कर दिया और कुछ समय के बाद मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया था, तो आपने क्यों नहीं लगाया? चुनाव आयोग ने मेरे लेटर का लिखित जवाब दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी घोटाला पकड़ने वाली मशीन खरीदी करने के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं। चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया, ये लेटर मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। साथियों,
मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में मैंने चुनाव आयोग को कहा कि तुम कहते हो नरेंद्र मोदी पैसा देने के तैयार नहीं है। भारत सरकार की ट्रेजरी नरेंद्र मोदी के बाप की जागीर है। ये कोई बनिया की दुकान है? भारत सरकार की ट्रेजरी कोई बनिया की दुकान है? जो उस पैसे का मालिकाना हक अदा करेगा, हक कहेगा कि मेरा हक है, ये भारत सरकार की ट्रेजरी है। और उसका एक नया पैसा अगर खर्चा करना है प्रधानमंत्री को, तो भारत के पार्लियामेंट में बजट अप्रूवल करना होगा, उसके बाद ही खर्चा करने का अधिकार है। कैसे पैसा नहीं देता है नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार? मैंने चुनाव आयोग का देखता हूं और मैंने पीएम और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार पर केस दायर कर दिया। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं मैं। ये सारा डाटा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और ये जजमेंट की कॉपी लेकर इसलिए साथ में चलता हूं कि अगर कोई बीजेपी और कांग्रेस का आदमी मिले और ये कहे कि तुम झूठ बोल रहे हो तो उसके मुंह पर फेंक के मार सकते। ये ले, देख ले, पहले पढ़ ले। अंग्रेजी समझ में नहीं आता तो मेरे पास आ जा, समझा देता हूं ट्रांसलेट करके। जब मैंने केस दाखिल किया, नोटिस इशू हुआ, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग ली, 3,567 करोड़ रुपया मंजूर किया। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया। ये जजमेंट की कॉपी। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में केस जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं, गिल्ली डंडू का। मेरे पास सबूत है, इसके आधार पर केस जीता हूं। जब केस सबूतों के आधार पर जीता हूं, इसका मतलब है ईवीएम में गड़बड़ी है, तब तो सुप्रीम कोर्ट मेरे फेवर पर निर्णय दे रहा है। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। और इस तरह से साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और कहा 2019 का चुनाव जब होगा, हर ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगी होगी। तो 2019 के चुनाव में आप लोगों ने हर ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगी हुई देखी, वामन मेश्राम ने लगवाई। ये जो 19 में मशीन लगी ना सारे देश भर में 13 लाख मशीन को वामन मेश्राम के द्वारा लगवाई गई। माइक पर बोल रहा हूं और रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड में हो रहा मेरा स्पीच। मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, ऑफ रिकॉर्ड नहीं बोलता। नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। मैं कह रहे मैंने ऐसा ही बोला। साथियों, जब मैंने अभ्यास किया तो पता चला कि अब 2019 के चुनाव में पेपर ट्रेल लगेगी और बीजेपी चुनाव हार जाएगी। मैं देखकर हैरान हो गया। जब इन्हें डाटा चेक किया तो फरवरी 2014 को चुनाव आयोग ने कांग्रेस के सरकार को प्रस्ताव भेजा और कहा कि पेपर टेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की वजह से ईवीएम का घोटाला पकड़ा जाएगा और चुनाव कमिश्नरों को फांसी की सजा होगी, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। तो इसलिए अब हम केंद्र सरकार को सहयोग नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा कोई उपाय है? क्या उपाय है? क्या उपाय है? पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती नहीं होनी चाहिए। ये कैसे होगी? ये कानून में परिवर्तन करना होगा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को कहा प्रपोजल भेजो। चुनाव आयोग ने प्रपोजल भेजा। फरवरी 2014 को कांग्रेस ने प्रपोजल पास किया। चुनाव आयोग ने प्रपोजल भेजा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कांग्रेस ने 56C, 56D, 49A पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में परिवर्तन किया और पेपर टेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती को रोक लगा दी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं। और अब ईवीएम मशीन लगाई जाती है मगर उससे निकलने वाले कागजी मतपत्रों की गिनती रोक लगा दी। ऐसा कांग्रेस ने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी से समझौता किया और उनको वादा किया कि आपको गारंटेड 2014 में चुनवाएंगे। और जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में फैसला दिया तो मैंने
जब ये अमेंडमेंट कांग्रेस का किया हुआ देखा तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस दायर कर दिया। जब दोबारा केस दायर किया तो 18 जनवरी 2019 को मेरी केस हियरिंग के लिए आई और चुनाव आयोग ने वकील नहीं भेजा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आदेश दिया 24 घंटे में चुनाव आयोग जवाब दे, वकील क्यों नहीं भेजा। दूसरे दिन वकील आया, वकील ने कहा मेरे परिवार में मौत हो गई थी इसलिए नहीं आया। चीफ जस्टिस ने पूछा आपके पास जूनियर लॉयर होगा और अगर है तो आपने ये खबर सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दी। वकील चुप हो गया, सुप्रीम कोर्ट को डाउट हो गया, चीफ जस्टिस को डाउट हो गया, उसने दूसरा ऑर्डर इशू किया ये जो ओरल कह रहे हो यही बात हलफनामा दाखिल करके कहो। अब वकील को समझ में आया कि साला मराई आदमी नहीं है तो अब हलफनामा दाखिल कर। दूसरे दिन हाजिर हो गया, कहा नहीं मरा नहीं था, बीमार था। चुनाव आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? क्योंकि हमारे किसी सवाल का जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं चुनाव आयोग चोर है, इसलिए कहता हूं मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसके आधार पर कहता हूं, आगे भी कहते रहेंगे। जब चुनाव आयोग को अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अधिकार दिया ऐसा कंटेम्प्ट आप चुनाव आयोग चलाने का, मैं पहला आदमी हूं माइक पर यहां से घोषित करता हूं अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई एरोगेंट चुनाव आयोग को अधिकार दिया तो पहली सार्वजनिक कॉपी लाखों की संख्या के लोगों के सामने जलाऊंगा। ये ऐलान करता हूं मैं, जलाऊंगा उसको। क्या कर लेंगे? जेल में डालेंगे ना, और क्या करेंगे? जेल में जाने से कौन डरता है भाई? वैसे ही तुम हम लोगों को गुलाम बना कर रख रहे हो, तो बाहर रहने से अच्छा है कि साला अंदर जाके कम से कम रोटी के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, अंदर रोटी तो मिल जाएगी आसानी से। हम कौन सी चोरी चकारी करके जेल में जा रहे हैं? देश हित में लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों ये लड़ाई है, ये लड़ना होगा। बाद में मेरी केस जब सुप्रीम कोर्ट में गई, कांग्रेस वालों को मालूम हो गया कि हमने जो अमेंडमेंट किया उसको वामन मेश्राम ने चुनौती दिया, तो कांग्रेस ने दोबारा केस दायर कर दिया मेरी केस को सैबोटेज करने के लिए। मेरे वकील ने जब 1.5 घंटा बहस किया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग के वकील को कहा कि इसका जवाब दो। चुनाव आयोग के वकील ने कहा मैं तो होमवर्क करके नहीं आया हूं, मेरे पास अभी बहस के लिए समय नहीं है। चीफ जस्टिस कुर्सी से उठते हुए कहा लोग कहेंगे चुनाव आयोग के पास गधे लोग हैं, वकील नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उठकर कैबिन में चले गए। 25 मिनट के बाद चीफ जस्टिस बाहर आए, कुर्सी में बैठे, तीसरा ऑर्डर इश्यू किया कि चुनाव आयोग खुद हाजिर हो जाए। भारत के चुनावी इतिहास में आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया कि चुनाव आयोग तुम्हारा वकील जवाब नहीं दे रहा है, तुम खुद हाजिर हो जाओ। पहली बार ऐसा हुआ और सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास में, किसी अखबार वालों ने कोई खबर नहीं छापी। इसलिए साथियों ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। उस आर्गुमेंट के दौरान आरएसएस का चार्टर अकाउंटेंट वहां हाजिर था, उसने आरएसएस को रिपोर्ट दिया। अगले तारीख के पहले एक बड़ा धमाका हुआ और एक औरत सामने आई, उसने रंजन गोगोई चीफ जस्टिस के ऊपर चरित्र हनन का आरोप लगाया। सारे देश के अखबारों ने खबर छापी, मगर किसी अखबार ने यह नहीं छापा कि हमारे केस के दौरान ऐसा हुआ। यह बात छुपा कर रखा गया। साथियों जब ऐसा हुआ तो वर्तमान चीफ जस्टिस ये जो बोबड़े है, ये बोबड़े का दादा आरएसएस का सेंट्रल लेवल का लीडर था, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया। देश में क्या चेंज हो रहा है समझने की जरूरत है। और उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा, उन्होंने रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में उस औरत की इंक्वायरी करने के लिए बिठाया गया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। भारत के जुडिशियल हिस्ट्री में आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष, ऐसा शायद दुनिया के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ होगा कि आरोपी भी निर्दोष और आरोप करने वाला भी निर्दोष। मैं समझ गया
ये मेरी केस को सैबोटेज करने के लिए और बीजेपी को चुनाव जीतवाने का मैनेजमेंट हो रहा है। इतना तो मैं समझ सकता हूं, मेरी इतनी तो बुद्धि है मेरे पास। और कांग्रेस ने अपने केस में कहा कि हम ईवीएम के विरोध में नहीं है, पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की जो गिनती होती है, अगर 100% नहीं करते हो तो 50% मिलान किया जाए पेपर ट्रेल मशीन के साथ ईवीएम का। मेरे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कांग्रेस को कहा, जब 8 अक्टूबर 2013 को पैरा नंबर 28 में 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया है, तो कांग्रेस के लोगों को कहा तुम 50% की मांग क्यों कर रहे हो जब पहले से ऑर्डर दिया हुआ है 100%। ये कांग्रेस 2019 के चुनाव में बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद करना चाहती थी ताकि मेरी केस को सैबोटेज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब जस्टिस रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ा, उसके बाद कांग्रेस की बात को स्वीकार किया गया। 23 मई 2019 को रिजल्ट आया। ट्विंट नाम के सोशल मीडिया ने अपने साइट पर खबर छापी और चुनाव आयोग के साइट का डाटा लेकर उन्होंने बताया 373 लोकसभा में से 220 लोकसभा में 54.5 लाख वोट ज्यादा निकले और बीजेपी 220 सीटें घोटाला करके जीती। उसमें 303 में बीजेपी ने 83 सीटें जीती ईमानदारी से। 303 में 83 सीटें बीजेपी ने ईमानदारी से जीती, 220 सीटें बीजेपी ने घोटाला करके जीती। 153 लोकसभा में लोगों ने जितने वोट डाले उससे कम निकाले, विरोधी पार्टी के लोगों को हरवाया गया। और ये डाटा लेकर क्विंट के पत्रकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए, कहा ये कैसे हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा चुनाव आयोग के साइट पर हमने जो डाटा डाला था, अपलोड किया था, वो डाटा धीरे धीरे डाला। तो क्विंट के पत्रकारों ने पूछा जब आपने डाटा धीरे धीरे डाला तो ज्यादा 54.5 लाख वोट कैसे निकले। लोगों ने जितने नहीं डाले उससे 54.5 निकले लाख कैसे निकले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई जवाब नहीं था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक सीक्रेट मैसेज सारे देश के अधिकारियों को भेजा। उस मैसेज में लिखा था ये डाटा टैली नहीं हो रहा है। अधिकारी को लिखा सीक्रेट मैसेज, ये डाटा टैली नहीं हो रहा है। 30 मई 2019 तक ये डाटा दोबारा टैली करके भेजो। अधिकारियों ने भेजा, मगर चुनाव आयोग को मालूम है वो सारा हेरा फेरी का मामला है। आरटीआई के किसी पत्रकारों को वो डाटा नहीं दिया गया और जिसने भी मांगा किसी को भी नहीं दिया गया। इसका मतलब है ये डाटा हेरा फेरी वाला है। एक और भयंकर बात आपको बताना चाहता हूं। एक आरटीआई के पत्रकार ने ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी को लिखा कितनी मशीनें चुनाव आयोग को दी। कंपनी ने लिख कर दिया 40 लाख। बाद में उसने चुनाव आयोग को पूछा चुनाव आयोग के पास मशीनें कितनी, कहा 20 लाख। कंपनी कह रही 40 लाख, चुनाव आयोग कह रहा 20 लाख। तो आरटीआई के कार्यकर्ता को जानकारी मिली कि 20 लाख मशीन मिसिंग है, तो उसने वीडियो प्रोग्राम बनाया कि जो मशीनें मिसिंग है उस पर चुनाव होगा, जो मशीनें चुनाव आयोग के पास है उस पर नहीं होगा। आप सोचते हो कितना भयंकर मामला चल रहा है। कोई सबूत है? चलो 2 सबूत ले लो। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे थे। उसका भाई मुख्तार अंसारी डॉन है, कहते हमें पता नहीं है, मगर उसके हथियारबंद दस्तों ने मिसिंग मशीन का ट्रक पकड़ा। जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हुई और अफजाल अंसारी को कलेक्टर ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, तब तक उस ट्रक को मुख्तार अंसारी के हथियारबंद दस्तों ने नहीं छोड़ा। अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। मुख्तार अंसारी ने अगर वो ट्रक नहीं पकड़ा होता तो उसका भाई अफजाल अंसारी चुनाव हार गया होता। मायावती, अखिलेश यादव एक भी ट्रक नहीं पकड़ पाए, हार गए।
मुख्तार अंसारी ने ट्रक पकड़ा, उसका भाई जीत गया। तो जो मिसिंग मशीन के आधार पर चुनाव हुआ, उसका सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2, नागपुर में नितिन गडकरी के विरोध में नाना पटोले चुनाव लड़ रहे थे। उसके पास एक डिवाइस था, डिवाइस में रिकॉर्ड था जिन मशीनों पर नागपुर के लोगों ने वोट डाला, उसकी सीरियल नंबर थी। जब काउंटिंग शुरू हुआ, वो सीरियल नंबर की मशीनें जिस पर नागपुर के लोगों ने वोट डाला गायब थी। जिन मशीनों पर लोगों ने नागपुर के वोट नहीं डाला, वो मशीनें काउंटिंग सेंटर पर कलेक्टर ला रहे थे। कलेक्टर से नाना पटोले का झगड़ा हुआ, कलेक्टर ने नहीं माना, वो तो ऊपर के आदेश पर अमल कर रहा था। वो नागपुर हाईकोर्ट में गया, नोटिस इशू हुई। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा नोटिस इशू हुआ, अभी तक जवाब नहीं आया। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है, न जवाब दे सकता है, मैं जानता हूं। साथियों, जो सीक्रेट मैसेज चुनाव आयोग ने सारे देश के अधिकारियों को भेजा, वो सीक्रेट मैसेज की कॉपी मेरे पास में है। आप सोचते होंगे, अरे सीक्रेट मैसेज है तो उसका एविडेंस आपके पास कैसे है? जैसे भारत सरकार की सीआईडी है तो बदमाशों को पकड़ने की सीआईडी हमारे पास भी है। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ मामला है, आखिरी एविडेंस भयंकर। उसके बाद आपको बच्चों को निपटने की बात बताता हूं। साथियों, चुनाव आयोग के साइट पर जाओ, रिजल्ट के बारे में लिखा हुआ है प्रोविजनल। ये जो रिजल्ट है ये प्रोविजनल है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है। चुनाव आयोग के साइट पर लिखा हुआ है रिजल्ट प्रोविजनल। 2 महीने में ऑथेंटिकेट घोषित करना पड़ता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अरे 8-9 महीने हो गए, अभी तक ऑथेंटिकेट डाटा घोषित नहीं है। प्रोविजनल रिजल्ट के आधार पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना हुआ है। अगर कांग्रेस ने 2004-2009 में घोटाला नहीं किया होता तो कांग्रेस को समझौता बीजेपी आरएसएस से करना नहीं पड़ता, और अगर नहीं करते तो आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी की बहुमत वाली सरकार नहीं होती। आप लोगों को जानकारी होगी, अडवाणी अटल बिहारी बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे। पूरी ताकत लगाकर वो केवल 182 सीटें जितवाई, 182 पूरी ताकत लगाकर। नरेंद्र मोदी अडवाणी अटल बिहारी की चादर बिछाने वाला कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी अडवाणी अटल बिहारी की चादर बिछाने वाला कार्यकर्ता 303 सीटें कैसे जितवा सकता? जब अटल बिहारी अडवाणी 182 ला सकते, तो उसका चादर बिछाने वाला कार्यकर्ता 303 सीटें कैसे जितवा सकता है? ये सारा चमत्कार ईवीएम मशीन और कांग्रेस की मदद से हुआ है। इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन सिटीजनशिप अमेंडमेंट की मां है, एनआरसी की मां है, एनपीआर की मां है, और कांग्रेस दादी है। ये समझ लो। और साथियों, इसकी वजह से ये सारा का सारा संकट खड़ा हो गया। और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, आप लोग सोचते होंगे बनाया, उन्होंने नहीं बनाया। पर्दे के पीछे आरएसएस के लोग देश चला रहे हैं। ये आरएसएस के एजेंडे का कार्यक्रम है, वो लोग चला रहे हैं, उनका एजेंडा है और उसको लागू कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये नॉमिनेटेड पीएम है, इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण। ये ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड का क्या मतलब है? मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। पहले मैं महिलाओं की माफी चाहता हूं, उदाहरण देना पड़ेगा। गांव का रहने वाला हूं, गांव का उदाहरण देता हूं। गांव में शादी होती है तो आदमी शादीशुदा परिचय देता है, ये मेरी बीवी शादीशुदा है। तो आदमी पूछता है, ये औरत जो खड़ी है ये कौन है? कहा ऐसी रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री, ऐसे ही रखा हुआ है।
और इसलिए पर्दे के पीछे से वो लोग सारा खेल खेल रहे हैं। अरे ये तो दिखावा मात्र है। जैसे किसान की फसल आने के बाद पंछी आकर दाने खाकर नुकसान करते हैं, तो किसान क्या करता है, खेती में फटे पुराने कपड़े इकट्ठा करके लकड़ी में किसान का फेटा बनाकर ऐसा गाड़ देता है। ऐसे पता नहीं कर्नाटक में इसको क्या कहते हैं, हमारे महाराष्ट्र में भुजगांव ना बोलते इसको, आपके यहाँ कोई अलग शब्द होगा। ऐसा दूसरे दिन पंछी आते हैं, एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है, देखा किसान है। किसान तो है नहीं। पंछी दूसरे पंछी को कहता है किसान है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी है। ए नरेंद्र मोदी, ए दिखावा। समझने की बात है। उन्होंने ये काम बनाया और नाम पाकिस्तान का ले रहे हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर कानून बना रहे हैं और कह रहे पाकिस्तान में अन्याय होता है नॉन मुस्लिम लोगों पर। भारत का जब विभाजन हुआ 14 अगस्त 47 को जब विभाजन हुआ, तो बहुत सारे मुस्लिम जो है विदेश गए, पाकिस्तान गए, उनको वहाँ मुहाजिर कहा जाता है। उन मुसलमानों पर भी अन्याय होता है। अगर मुसलमान पर भी अन्याय होता है तो कानून में मुसलमानों के लिए भी प्रावधान होना चाहिए था कि अगर पाकिस्तान में भारत से गए हुए पार्टीशन में मुसलमान गए तो उनको भी अगर अन्याय होता है और वो आना चाहते हैं तो मूल रूप से भारत के होने की वजह से उनको भी नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए था। मगर धर्म के आधार पर मुसलमानों को इनकार किया गया, इसी वजह से तो सारा बवाल खड़ा हो गया। धर्म के आधार पर भेदभाव वाला कानून है। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। आर्टिकल 14 में इक्वेलिटी बिफोर लॉ मौलिक अधिकार है, इसका उल्लंघन हो रहा है, ये हमें बिल्कुल मान्य नहीं। दूसरी बात, एनआरसी की बात बताता हूं। उदाहरण के लिए आसाम का उदाहरण, सारे देश भर में प्रचार हो रहा है, बीजेपी वाले प्रचार कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है प्रधानमंत्री जानते हो? उसने अपने भाषण में कहा, नरेंद्र मोदी ने, कि सीएए का विरोध कुर्ते पैजामे वाले लोग कर रहे हैं। इसका मतलब समझते, कुर्ते पैजामे वाले, तो इसका मतलब है कि मुसलमान कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है। मुझे तो शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री पर कि जो किसी कम्युनिटी के ऊपर इस तरह के कमेंट करता है। मगर ये कहने के पीछे मकसद है, क्या मकसद है? वो ये मैसेज दे रहा है कि ये केवल मुसलमान विरोध कर रहे हैं तो मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, मैसेज दे रहा है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं, ये तो बीजेपी कह रही है, ये तो प्रधानमंत्री कह रहा है। कांग्रेस वाले कह नहीं मुसलमानों के साथ भेदभाव। फिर कम्युनिस्ट क्या करे? नहीं बीजेपी के साथ, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। मीडिया वाले जो बीजेपी के समर्थक है वो भी कह रहे हैं मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। जो मीडिया वाले विरोध में हैं वो भी कह रहे हैं मुसलमान के साथ भेदभाव हो रहा है। इसका मतलब यह है सारे लोग मिलकर मामला हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। बीजेपी वाले करना चाहते तो समझ में आता है, मगर कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मीडिया सारे लोग यही करना चाहते हैं। बढ़िया हैरान करने वाली बात है। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको मालूम है जब हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होगा तो इसका सभी लोगों को फायदा होगा। हमारे इस प्रोग्राम का परमिशन 8 बजे तक था। पुलिस प्रोग्राम बंद करने के लिए कह रही है। सीएए एनआरसी के बारे में बता करके क्लोज किया जाए। देखो, मैं पुलिस की तो बात मानने वाला था, आदि नहीं हूँ। उसका कारण आपको बताता हूँ। अच्छा किया। अच्छा, भारत भर में कहीं पर भी मैं पुलिस की कोई बात नहीं मानता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 10 बजे तक बोल सकते हैं।
पुलिस वालों को जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे तक का ऑर्डर दिया हुआ है। कुछ लोगों को जानकारी होगी। और एक बात बताता हूं, अडवाणी और मनमोहन सिंह एक बार सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट को कहा गुजरात में हम लोगों को रात में 2 बजे तक डांडिया खेलना है, तो उसके लिए 2 बजे तक चाहिए। तो 2 बजे तक दे दिया। हम तो 2 बजे तक नहीं बोलना चाहते भाई, 10 बजे तक तो बोलना ही चाहिए। मगर अभी हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे, मगर एनआरसी सीएए के बारे में जरूर बात करेंगे और बात करने के बाद ही बंद करेंगे। मैं तो संविधान का जानता आदमी हूं और हमने आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी है, मौलिक अधिकार है और ये अधिकार किसी के बाप का दिया हुआ नहीं है। मैं कहता हूं मेरे बाप का दिया हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर का, किसी के बाप का दिया हुआ नहीं है, ये मेरे बाप का दिया हुआ है। जब मनु ने संविधान लिखा था तो साला हमको नहीं दिया अधिकार। मेरे बाप ने जब संविधान लिखा तो मनु की औलादों को भी अधिकार दिया। तो हमारा बाप ज्यादा समझदार था, तुमको भी अधिकार दिया, हमको भी दिया, तो तुम तो अधिकार उपभोग कर रहे हो, हमको क्यों रोक रहे? हम नहीं मानेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे। तो मैं आपको बता रहा था एनआरसी में आसाम में 19.5 लाख लोग नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिए गए। उसमें 5 लाख मुसलमान हैं, 14.5 लाख SC ST OBC के लोग। तो इसका मतलब यह है कि ये प्रॉब्लम मुसलमानों का है, मगर उससे 3 गुना ज्यादा SC ST OBC का है। तो हमारी संख्या यहां 3 गुना होना चाहिए SC ST OBC की नहीं है, इसीलिए तो मैं मैदान में निकला हूं। मुसलमान जितने हैं जागृत है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, उसके ज्यादा 3 गुना ज्यादा SC ST OBC के लिए यह खतरनाक है। क्योंकि SC ST OBC के घरों में कल पूछा जाएगा तुम्हारा दादा कब पैदा हुआ, तुम्हारा बाप कब पैदा हुआ, तो हमारी माएँ कहती है, क्या कहती है हमारी माएँ? नहीं, ईद के दिन पैदा हुआ था, बरसात आ रही थी, बिजली चमक रही थी। तो माओ को पूछो कि माता जी ईद की बात तो समझ है, कौन से साल की ईद है? ईद तो हर साल आती है। कहा कि साल तो पता नहीं है कौन से साल की ईद थी, चलो ठीक है। और बिजली कौन से साल में चमक रही थी? ये भी पता नहीं। अच्छा, बरसात जो पड़ रही थी वो कौन से साल की? ना, ये भी पता नहीं। साथियों, मैं कल परसों वली रहमानी साहब जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी है उनसे बात कर रहा था। वो मौलाना भी है और LLB भी पढ़े वकील भी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 1969 में जन्म पत्र वाला कानून बना। ये जन्म का रिकॉर्ड रखने वाला कानून 69 में बना और लागू हुआ 85 को, और सरकार हमें 71 पहले का कागज मांग रही है। अरे तुम्हारा कानून ही 85 को लागू हुआ, जन्म पत्री बनाने का, तो तुम्हारे कानून के अनुसार 85 के पहले का कागज आप मांग कैसे सकते हैं? तुम्हारा कानून है, हमारा नहीं। और 85 के बाद का कागज अगर आपको चाहिए तो वो तुम्हारे पास है, हमको क्यों मांग रहे हो? वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। या तो कांग्रेस की सरकार रही या तो बीजेपी की है, सरकारें तुम्हारी रही। या तो तुम घोषित करो कि तुम नालायक हो, नहीं कर पाए, फिर हम देख लेंगे। सरकार तुम चलाते हो, हुक्मरानी तुम करते हो, राजा तुम बनते हो, कागज बनाने का काम नहीं करते हो। बड़ी अजीब किस्म की बात है। और हमको कागज देने के लिए कह रहे हो। शेड्यूल कास्ट का आदमी अमेरिका से आया है क्या? अमेरिका में शेड्यूल कास्ट है, यूरोप में शेड्यूल कास्ट है? अरे शेड्यूल कास्ट अमेरिका में, यूरोप में है क्या? आदिवासी अमेरिका में है क्या?
जो अमेरिका से भारत में आएगा। यानी कागज के आधार पर तुम कहोगे कि तुम भारतीय नहीं हो। इसीलिए हमारा कहना है कि कागज तो बनाए जा सकते हैं, आप उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि आसाम में मेरे पास हजारों लोगों के एप्लीकेशन है जिनके पास दस्तावेज है, मगर तुमने नहीं माना। कुछ मुसलमान मेरे पास आए, कहने लगे मिश्राम जी कागज तो बनाने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। मैंने कहा कागज दिखाने का काम करोगे तो यही तो वो चाहते हैं कि तुमको इन्हीं सारे सवालों पर उलझा के रख दिया जाए कि तुम डेली कागज दिखाओ आओ, दिखाओ आओ, तुमको इसी में उलझाना चाहते हैं। तो मैं कागज दिखाने के पक्षधर में नहीं हूं। कागज चाहे बना के रखो, दिखाने से संकट में फंस जाओगे। दिखाने के रेफरेंस में भी एक भयंकर बात आपको बताना चाहता हूं। 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एनपीआर लागू किया और सीक्रेटली डाटा इकट्ठा किया। एनपीआर में 2 डाटा है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, शहरी होने का सबूत है, नागरिक होने का सबूत है, और जिनके पास शहरी होने का, नागरिक होने का सबूत नहीं है, ऐसे लोगों का 2 प्रकार के लोगों का डाटा अटल बिहारी ने 2001 में ही इकट्ठा किया। सरकार के पास सारा डाटा है कि किसके पास डॉक्यूमेंट है और किसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। 2011 में कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस ने जो एनपीआर में कमियां थी, खामियां थी, उस कमियों खामियों को दूर करके डाटा अपडेट किया। अटल बिहारी का डाटा कांग्रेस को खत्म करना चाहिए था, गलत है करके खत्म नहीं किया कांग्रेस ने। एनपीआर को और अपडेट किया और इस अपडेट को आधार बनाकर नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया। कांग्रेस ने अपडेट किया हुआ जो एनपीआर डाटा है उसके आधार पर नरेंद्र मोदी ने कानून पास किया। ये भी समझने की जरूरत है। कल परसों अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट के विरोध में नहीं है। दोनों कांग्रेस के नेता बड़े, अभिषेक मनु सिंघवी भी, कपिल सिब्बल भी, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में नहीं। ध्यान रखो आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का एक अरबी शब्द है ना, मुनाफिक की मुनाफिक क्या है? मुनाफिक आप लोग भी कहते रहते हो। हमें तो मालूम नहीं है, मौलाना साहब ज्यादा जानते होंगे। मुनाफिक समझते हो ना आप लोग? हाँ, हम तो अरबी नहीं जानते, मगर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर ये मुनाफिक शब्द अगर कांग्रेस के अलावा किसी पर लागू करोगे तो लागू नहीं होगा। कांग्रेस पर सबसे ज्यादा अगर कोई शब्द लागू होता है तो कांग्रेस पर लागू होता है। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि ये शब्द आपको हमसे ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि इस्लामिक लिटरेचर का शब्द है, अरेबिक भाषा का शब्द है और कुरान का शब्द है, कोई इधर अल्लाह ताला का शब्द है। इसे समझने की जरूरत है। अब आखिरी बात कह के समाप्त करता हूं। पुलिस के कहने पर नहीं, ये दोबारा कहता हूं, अपने कहने। हमारा आर्टिकल 19 ने, अभी अधिकार भी बता रहा हूं, आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, उसके आधार पर बोल रहा हूं। आखिरी बात, ये जो एनपीआर है, एनआरसी है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला है, हम लोग इसके टूथ एंड नेल, इसके विरोध में। खत्म कैसे होगा? खत्म करने के लिए इस देश में केवल मुसलमान लड़ेंगे तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण होगा, संघ परिवार को फायदा होगा। शाहीन बाग दिल्ली के चुनाव में इशू बना हुआ है, उसकी वजह है कि शाहीन बाग में मुस्लिम औरतें इकट्ठा हुई तो संघ परिवार ने इशू बनाया कि जब सारी मुस्लिम इकट्ठा हो रहे हैं तो हिंदू इकट्ठा हो क्यों नहीं हो। ये चुनाव में इशू उन्होंने बनाया। इसलिए मैं बता रहा कि इसके विरोध में हम लोगों को लड़ाई लड़नी होगी। शेड्यूल कास्ट के लोग हजारों सालों के मजलूम लोग हैं, 3000 साल के, आदिवासी 3000 साल के,
जराइम पेशा जातिया, घुमंतु जातिया, खानाबदोश जातिया। शायद आपको समझने के लिए 2-3 शब्द यूज कर दिया, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। जो गांव में 2-3 दिन रहने के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। हजारों सालों से अन्याय हो रहा है। और बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो किसान हैं उनके पास तो कागज मिलेगा, मगर ऐसी 90% किसान जातियां जो खेती में केवल मजदूरी करती है उनके पास कोई कागज मिलने वाला नहीं है। केवल 5% जमीन जो है वो SC ST OBC के पास है 100 में से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, और इसलिए इसके आधार पर ये सरकारी डाटा बता रहा हूं। तो इस तरह से ये जो लड़ाई है SC ST खानाबदोश जातियां, आदिवासी, MBC OBC और जो जातियां ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, 3 वर्ण के छोड़कर बाकी सारी जो जातियां है जो मंडल कमीशन में बैकवर्ड नहीं भी है, जैसे लिंगायत नहीं है, बैकवर्ड के लिस्ट में नहीं है, मगर लिंगायतों का धर्म स्वतंत्रता का अभियान CAA से खत्म हो जाएगा। उनके लिए भी खतरनाक है। महाराष्ट्र में मराठा है, आंध्रा में रेड्डी है, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं। केरला में नायर है, आंध्रा में कम्मा है। ऐसी जातियां जो मंडल में बैकवर्ड नहीं है, उनके साथ भी ये कानून बहुत ज्यादा नाइंसाफी करेगा। वो सभी लोग हजारों सालों के मजलूम हैं। ये सारे मजलूम लोग आपस में इत्तेहाद करें, इकट्ठा हो जाए। हमारी पिटाई हो रही है, आपकी नहीं हो रही, आपकी आजाद भारत में हो रही है। और आपके पिटाई की व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है, जिसको आप सेकुलर कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू को आप सेकुलर कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी 52 के चुनाव में। सारा डाटा हमारे पास में। वो 60% ब्राह्मणों को टिकट देने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू सेकुलर है। अरे पत्थर मारने वाली बात है भाई, सरकार हैरान करने वाली बात है। 14 अगस्त 47 को 33% मुसलमान प्रशासन में थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने ये 33% मुसलमानों को कहां तक नीचे लाया? 2.5% तक नीचे लाया। कांग्रेस ने किया। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 2-3 सीनियर IAS अधिकारी को बुलाया, पूछा मुसलमानों के विरोध में हम क्या कर सकते हैं? कहा कुछ नहीं कर सकते। कहा कि अरे हमारी सरकार है, कुछ नहीं कैसे कर सकते? कहा कि नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? कहा कि कांग्रेस ने करने के लिए छोड़ा होगा तब ना आप करेंगे। कांग्रेस ने आपको करने के लिए छोड़ा हो तब तो आप करेंगे। कहा कि क्या मतलब? कहा देखो ये 33% थे, कांग्रेस ने 2.5% तक नीचे तक लाया। अब आप बताओ इसके नीचे ला सकते हैं? अगर इसके नीचे लाओगे तो मध्य पूर्वी देशों से, गल्फ कंट्री से तेल नहीं चाहिए। तेल वाले जो देश है उनको 1-2 मुसलमान तो आंखों से दिखाना पड़ेगा ना भाई कि हम सेकुलर है, तब तो तेल मिलेगा, नहीं तो तेल कैसे मिलेगा? अटल बिहारी ने कहा साला तो बात ठीक है। ये खतरनाक बातें हैं, सारा डाटा है, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। मेरी कोई जवाहरलाल नेहरू सी कोई निजी झगड़ा है क्या? जवाहरलाल नेहरू के ढोर डंगर मेरे खेती में आके चरते थे और मेरे ढोर डंगर जवाहरलाल के खेती में जाके चरते थे। इस वजह से जवाहरलाल के साथ मेरा झगड़ा चलता था। ऐसा कोई है? कुछ तो नहीं झगड़ा, ऐसा तो कोई झगड़ा है नहीं। ना जवाहरलाल के पास कोई ढोर डंगर थे, न वामन मिश्राम के पास कोई ढोर डंगर है। सिद्धांत की बात बता रहा हूं, डाटा की बात बता रहा हूं, और इसलिए ये सारा सत्यानाश हुआ। जब आपका भी हुआ आजाद भारत में, आप नए मजलूम हैं, हम 2-3 हजार साल के मजलूम हैं। आपके जख्म हरे हैं और हमारे जख्म पता नहीं साला कितने बार हरे हुए और कितने बार लाल हुए, हमारी तो कोई गिनती नहीं है। हम 2-3 हजार साल के मजलूम हैं, आप नए मजलूम हैं,
मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद करना होगा। ये जंग उन्होंने थोप दी है तो लड़ना तो होगा। ये जो देश में अभी चल रहा है ये थोपी हुई जंग है उनकी, उन्होंने थोप दी। अब हमें लड़ने के अलावा कोई विकल्प है नहीं, हमें लड़ना होगा। मगर लड़ने का तरीका ये है कि मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद कायम करना होगा तो लड़ाई जीत सकते हैं। मैं एक अभी करंट किस्सा आपको बताता हूं। नगर जिले में शिरूर तहसील है, एक आईपीएस ऑफिसर लेडी है, ब्राह्मण। तो हमारे मोर्चा में 5 मुस्लिम थे। उस मुस्लिम को उस लेडी ने अलग बुलाया और कहा, तुम मोर्चा करना चाहते हो अलग से तो तुमको परमिशन देती हो, इनके साथ क्यों निकाल रही हो? समझ रहे हो ना? शर्मा नाम की ब्राह्मण है, वो 5 मुसलमानों को अलग लेके गई। क्या कि तुमको मोर्चा निकालना है, निकालो, परमिशन दे देते हो, इनके साथ मत निकालो, एससी एसटी ओबीसी के साथ मत निकालो। समझ रहे हो ना? क्योंकि उनको मालूम है एससी एसटी ओबीसी प्लस मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत अगर ये मिल गए और इन्होंने अगर पेशाब कर दिया तो जो जालिम है पेशाब में बह जाएगा। ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं हो, ये खतरा उनको मालूम है। तो एक जंग लड़ने का तरीका बता रहा हूं। इत्तेहाद कायम करना होगा मजलूमों का, मजलूम और जालिमों के इत्तेहाद से ये खतरा पैदा हुआ। मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद कायम करना होगा। अल्लाह ताला का यही आदेश है, मानोगे तो बच जाओगे। अल्लाह ताला का आदेश नहीं मानोगे और अभी तक नहीं माना, इसी वजह से तो संकट है। अल्लाह ताला ने तो कुरान में पहले कहा है, नहीं माना तो संकट पैदा हुआ। ये मैं ऐसा ज्यादा समझदार नहीं हूं, हमारे अजहरी साहब कुरान के पंडित है, मगर मुझे कभी कभी मन में ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने मुसलमानों के सामने संकट तो पैदा नहीं किया। कभी कभी मुझे अल्लाह ताला ने किया है। क्यों? क्योंकि समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है तो संकट पैदा करो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और मुसलमान संकट के बाद जितना समझदार बन गए हैं उतना समझाने से नहीं समझ रहे। तो इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला ने संकट पैदा किया और इस वजह से अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद हो और लड़ाई हो। लड़ाई थोपी गई है, हम लड़ने के लिए तैयार है। ये लड़ाई आने वाले समय में लड़नी होगी और इस तरीके से लड़ेंगे, कामयाबी जरूर मिलेगी। ये कामयाबी का तरीका है, ये तरीका समझना होगा, ये जानना होगा। धन्यवाद।